भाई हमने प्रोजेक्ट को देख के उस पे ट्रस्ट करके हमने पैसे दे दिए, हमने एसपीए साइन कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता एसपीए में क्या लिखा था। और अब 6 महीने गुज़र चुके हैं, 7 महीने गुज़र चुके हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा होते हुए, तो अब हम क्या करें? तो ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने बगैर अपनी ड्यू डिलिजेंस किए, अपनी रिसर्च किए, जो है वो उन्होंने पैसे पेमेंट कर दी, साइन कर दिए पेपर वर्क विदाउट रियलाइजिंग कि उसमें क्या क्लॉजेस थे क्या नहीं थे, और अब वो पछता रहे हैं या परेशान हैं कि अब हम क्या करें। तो उस सिचुएशन में जाने से पहले हम आप लोगों को क्या करना चाहिए एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर, आज हमारा टॉपिक उसके ऊपर है। और ये टॉपिक बेसिकली जनरल टॉपिक है, तो आप इसको किसी भी मार्केट पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जीसीसी की कोई मार्केट हो, ओमान हो, दुबई हो, सऊदीज़ हो, पाकिस्तान हो, या इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ हों। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नए जब शुरू होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता वहाँ की मार्केट का, वहाँ की नेबरहुड्स का, वहाँ की एमिनिटीज़ का, क्या वहाँ पे क्राइम रेट्स हैं क्या नहीं है। तो आपकी अपनी ड्यू डिलिजेंस, आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है विद बिफोर यू एक्चुअली साइन द पेपर वर्क एंड पे द डिपॉजिट। तो उस हवाले से आज हमारा डिस्कशन होगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मुहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मुहसिन भाई, आपने मुझे व्हाट्सएप किया था कि आपके पास भी कुछ इस तरह की क्वेरीज आई हैं रिसेंटली, कि हम्म। लोग परेशान हैं कि वो क्या करें करने के बाद। तो ज़रा आप अपने एक थोड़ा सा समराइज़ कर दें कि जिन लोगों से आप अभी मिल रहे हैं तो उनके क्या वो चैलेंजेस हैं, और हम्म। फिर आप हमें बताइए कि हमें वो क्या अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और हम्म। किस तरह रिसर्च करनी चाहिए हम्म। बिफोर वी जंप अहेड। एक तो मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा यासीन। एक तो कंसिस्टेंसी से हम ओमान को एक क्या कह रहे हैं, एक पैकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई जा रहा है ओमान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कोई भी एंगल ऐसा ना बचे जो कि समहाउ मिस हो गया। सो तो थैंक यू सो मच उस हमारी यानी आपकी कंसिस्टेंसी का, और हम कंटिन्यूसली इसको इलॉबरेट कर रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं। और इसका फ़ायदा मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच ऐसे किया कि उन्होंने वीडियो देखी है, ठीक है, और जब वो पहुंचे हमारे पास उन्होंने बताया कि जी वो तो बुकिंग अमाउंट दे चुके हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया है, वो तो थोड़ी सी डाउन पेमेंट भी हो चुकी है। अब जब हमारी वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, अच्छा थोड़ा सा हम इसको और देख लें, थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, अच्छा हाँ। क्या हमने सही इन्वेस्टमेंट की है, सही इन्वेस्टमेंट की है, दे दी और फिर कहा कि सही इन्वेस्टमेंट की है। तो ऐसा भी लोगों को फायदा हो रहा है कि वो जब देखते हैं तो वो फिर वापस आ, यानी करने के बाद भी आ जाते हैं कि यार ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन क्या हमने ठीक किया या नहीं किया। हम्म। उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि बात दरअसल ये है कि ये एक स्पेशलाइज्ड चीज है, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है। और ये स्पेशलाइज्ड चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले अपने आप को बहुत ही जबरदस्त किस्म का इन्वेस्टर समझा करता था, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बात पे। सभी सभी समझते हैं। मैंने भी बहुत अरसे से मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है रियल एस्टेट की, और जब मुझे याद है मैंने अपना पहला घर खरीदा था यूके में, तो मुझे लगता था कि यार बस एक दफ़ा हो गया ना, मुझे समझ में आ गई चीज़ें किस तरह करनी है, तो अब मैं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन वो आपको पता चलता है कि आप सिर्फ स्क्रैच सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हाँ। है, बिल्कुल सेम सेम चीज है। तो जब अजम्पशन जब आपकी ब्रेक होती है तो रियलाइजेशन क्रिएट होती है, और जब बिल्कुल। रियलाइजेशन क्रिएट होती है तो अंदाजा होता है कि कुछ भी नहीं पता हमें। तो इसमें जो लोग देख रहे हैं उसमें उनका कसूर कोई नहीं है, ये नहीं कह रहे कि हमको ऐसी बात करें कि यार एक ने गलती कर दी और नहीं कर दी। बात गलती की नहीं, बात ये कि ये इसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई हुई, हम्म। इसका कोई कोई क्लासरूम इन्वायरमेंट ही नहीं है। इसका ये कि मैंने आपसे सीख लिया, आपने इनसे सीख लिया, आपने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली और फिर वही उसी लेंस को लेकर चले गए। लेकिन ये हम इसको इग्नोर कर गए कि ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और जब आप स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाते हैं तो किसी भी ऐसे मार्केट में एंटर होते हैं जिसका ना तो आपको उस कंट्री का पता है, जीसीसी की अगर हम बात करें, या हाँ। कंट्रीज का पता है, नहीं पता। खास दूसरा जब करके आप लोग अगर वहाँ रह नहीं रहे, फिर तो हाँ और आप बिल्कुल, वल्नरेबल है ना। बिल्कुल हम्म। ज्यादा ज्यादा वनरेबल। और दूसरी ये कि जो ओवरऑल दुनिया में चेंजेस आ रही हैं उसका नहीं पता आपको कि वो कैसे इंपैक्ट करेंगी वहां पे। और फिर तीसरा ये कि वो जो आसपास के चारों तरफ लोग हैं उनसे आपने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ले ली है और उसको जमा करके आपने एक अपनी पिक्चर बना ली है। और वो पिक्चर बनाने के बाद आप कहने हैं कि जी मुझे काफी कुछ पता चल गया, अब मैं जाके वहां इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओमान एक अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने की, ओमान जबरदस्त जगह है इन्वेस्ट करने की आपकी रिसर्च की बेसिस पे, लेकिन ओमान बड़ी खतरनाक जगह बन सकती है अगर वो गलत जगह पे इन्वेस्ट हो जाए। हम्म। बिल्कुल। तो उस बीच के जो का जो गैप है, उस गैप के अंदर ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आता है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि एक तो वो जो रिसर्च है, रिसर्च कितनी रिसर्च करनी है, किन किन चीज़ों को देखना है।
हम उस पर बात करेंगे अभी, हमारे पास हुँ, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, हम वो भी आपको आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट का क्या ताल्लुक, क्या सुल्तान हेतम के जो विजिट्स हो रहे हैं दुनिया में उनके साथ है भी, या उससे कोई ताल्लुक नहीं है उस रियल एस्टेट का जो हुँ, सुल्तान हेतम बाहर जाते हैं और पैसे लेकर आते हैं। ओमान की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या वो जो खबर आती है कि जी मेट्रो, या फिर वो जो हाइपरलूप की बात हो रही है, राइट? एलॉन मस्क जो है वो दुबई के अंदर बातचीत कर रहा है कि हम एक हाइपरलूप क्रिएट। अब हाइपरलूप का प्रॉपर्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या हुँ, इत्तेहाद रेल किस तरह से इंक्रीज करेगी प्रॉपर्टी की वैल्यू। अभी सारे के सारे डॉट्स अगर आपने कनेक्ट करने शुरू करेंगे तो आपका जो फैसला होगा इवेंचुअली जाके वो बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि वो सॉलिड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होगा। और हुँ, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई इसकी रियल एस्टेट की यही रेसिपी है। तो यहाँ पे हम रेसिपी को शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ कि जी ये रेसिपी ऑब्वियसली कोई अल्टीमेट रेसिपी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल जबरदस्त रेसिपी है, बट ये एक बड़ी कॉमन सेंस अप्रोच है कि जब भी रियल एस्टेट को आप एनालाइज करते हैं तो ये सारे सर्टेन फैक्टर्स हुँ, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये रियल एस्टेट को सम हाउ अफेक्ट करते हैं। तो ये उसके साथ साथ कनेक्टेड है। तो अब हम जो आगे चलते हैं वो ये कि इसके स्टेप्स क्या होंगे, राइट? तो एक डॉक्यूमेंट मेरे पास बना हुआ है, वो मैं अपना अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसमें हम फिर वन बाय वन उसकी हेडिंग्स पे जाते हैं और रिव्यू करते हैं, और ये वो चीज़ है जहाँ पे हम असिस्ट करते हैं कि इन चीज़ों को कंपाइल करने में, और वो भी ऑथेंटिक डेटा। हुँ, ये नहीं कि ये तो अरे ये आपने कैसे कह दिया, अच्छा ये तो उसने मुझे बताया था कि ये इतना हो गया। अरे भाई किसने बताया था, सोर्स क्या है डेटा की, इतना मैटर करती है, और कितने लोगों ने उसको वेरीफाई किया हुआ है, हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, बिल्कुल। ये हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इस टूल को, सो प्लीज डिस्क्लेमर है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको देखने में कि हमें कैसे शेयर करूं। लग मुझे ऑब्वियस रहा है, बट क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर हाँ, रहे हैं तो नीचे इस आप वजह देखेंगे से। तो एक ऑप्शन आ जाएगा शेयर का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हुँ, बिल्कुल, ये तो बड़ा आसान है भाई। ओहो हो, जबरदस्त। अच्छा, IP, ठीक है, राइट। ये डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है मेरे स्क्रीन पे? अभी आप की हाँ, नज़र आ गया। नजर आ गया। अच्छा, ये हमने एक ओमान इन्वेस्टमेंट पैक जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आपको एम्पावर करना। इसको मैक्सिमाइज़ कर लें आप, या आपकी पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। आ रहा है? हाँ, अब सही है। आप सही हो गया? हुँ, राइट राइट राइट। तो अब इसके बहुत फैक्टर्स हैं, वो हम आहिस्ते आहिस्ते नीचे जाते हैं। हुँ, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई ओमान, यानी हम इतने सारे मुल्कों की बात हो रही होती है तो हम हमेशा कंपैरिजंस की बात करते हैं, राइट? बहरीन से कंपेयर करते हैं, दुबई से कंपेयर करते हैं, शारजा से कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता हो कि ओमान को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो किस बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ। हुँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर आपको लगता है ये कि जब आप ओमान के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी उन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं जिसको नहीं हमें कंपेयर करना चाहिए दुबई के साथ। जैसे ओमान बहुत पीसफुल है, राइट? दुबई बहुत हैपनिंग है। हुँ, अब अगर एज अ इन्वेस्टर, या आप उस जगह पे जाके खरीदना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, और आपको बहुत हैपनिंग जगह पसंद है, तो ओमान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होंगे, ये आपको कोई टूल नहीं निकाल के बता देगा कि इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि ये भी फैसला करना ज़रूरी है शुरू में कि क्या आप रहने के लिए ले रहे हैं खुद के, या एब्सोल्युटली। आपने प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। क्योंकि दोनों जो देखने के लेंस है ना, ये डिफरेंट है। जब आप अपने रहने के लिए लेते हैं ना, तो फिर आप उस पे अपना एक बायस लेके आते हैं कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे हम्म ये एनवायरनमेंट पसंद है, मुझे ये नेबरहुड पसंद है, हम्म और मुझे ये एरिया पसंद है, इसलिए मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हम्म ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि यार मैंने इसको तो इसमें सिर्फ टेनेंट घुसाना है, मुझे हम्म रहना नहीं है, हम्म टेनेंट आएगा मुझे पे करेगा और मैंने 10 साल इसी तरह गुजारने हैं, हम्म दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। हम्म फिर आपने टेनेंट के हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से नहीं सोचना। हम्म फिर आपने ये नहीं सोचना कि यार मुझे क्या पसंद है, आपने सोचना कि यार टेनेंट को क्या पसंद होगा, यहाँ पे हम्म कितने लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते होंगे, या यहाँ पे कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनीज हैं जिनके लिए उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, कोई हम्म हॉस्पिटल है उनको नर्सेज की ज़रूरत होगी। तो हम्म फिर आप उस लेंस से देखेंगे तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट डिसीजन आएगा आपका। हम्म तो ये अक्सर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं इस बात को कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उठा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे ये एरिया पसंद है, मुझे ये व्यू पसंद है, मुझे हम्म ये नेबरहुड पसंद है, हम्म लेकिन आप टेनेंट को बिल्कुल मिस आउट कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये या मुझे आखिर में एक बात करनी है, वो पसंदीदी पे भी करनी है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
हुँ, जो कि डिसाइड करता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो पसंदीदा का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। और बिल्कुल सही बात है, जब भी आप किसी कोई भी काम करने जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए, और वो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव मीट करता भी है या नहीं करता। अगर ऑब्जेक्टिव मीट करता भी है, और सॉरी नहीं नहीं भी करता, और मुझे पसंद आ रहा है, तो फिर ठीक इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ना, क्योंकि हुँ। इवेंचुअली वो फिर लॉन्ग टर्म नहीं जा सकेगी। तो अच्छा, वापस आते हैं इसके ऊपर। दूसरे ये कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं ओमान के अंदर, ये हमें समझने की जरूरत है। फिर ये कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ, ओमान की पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या स्टेटस है, कब पहले कितनी थी, कब हुई, बढ़नी कब शुरू हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जानना। फिर इसी तरह से क्या दुनिया पैसे इन्वेस्ट कर रही है ओमान के अंदर या नहीं कर रही, यानी क्या दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी गवर्नमेंट्स जो हैं क्या ओमान के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं नहीं कर रही। तो जब हमारे ये सुल्तान हेतम कहीं बाहर जाते हैं तो जो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं तो वो तो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हुँ, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई यूएई की गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है ओमान के अंदर, ये बहुत बहुत क्रिटिकल है। तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट का जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है, और जो गवर्नमेंट के पास मसल है इस चीज़ को एक्सरसाइज करने का कि भाई किसी तक उसका उस कंट्री की रिलेशनशिप साथ में उसके फ्यूचर के साथ वो कनेक्ट होने जा रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त सिग्नल है कि यार ये इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी जो होगी वो भी अच्छी होगी। इसी हुँ। तरह से टैक्स का क्या सीन है, अच्छा, आपकी सारे स्क्रीन टैक्सेस शेयर ना कौन कौन से दोबारा हैं। वो क्लोज़ हो गई है। मुझे लगता है ये आपकी तरफ का ही मसला है। मुझे भी हाँ, यही लग रहा है कि आई थिंक ये मेरे किसी, क्योंकि मुझे या वो तो इस इसको वो करना पड़ेगा क्रोम को, हाँ, क्योंकि ये क्रोम ही करता है ना स्क्रीन शेयर, तो मुझे लग रहा है क्रोम का कोई इशू है। राइट, अच्छा अब आगे। जी। अच्छा, सो इसी तरह से फिर जो जो टैक्स का है सिलसिला है वो क्या 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 सिलसिला है। हम कहते हैं जी टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री। ओमान में कुछ चीज़ें जरूर टैक्स फ्री है, लेकिन हर चीज़ टैक्स फ्री नहीं है। ये पता होना हुँ, होना चाहिए आपको क्या टैक्स है और क्या नहीं है। और उसी हिसाब से ये भी सोचना चाहिए कि भाई अगर फर्स्ट करें अभी टैक्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स आ नहीं रहा, ये भी पता होना चाहिए। हाँ, और अगर आ गया है तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। और इंक्रीज होगा तो क्यों इंक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो क्यों डिक्रीज होगा, तो ये भी हुँ। आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा ये कि कंट्री का रिस्क अच्छा, ये एनालिसिस है। दोबारा बंद हो गई है स्क्रीन शेयर। ओ ओ या तो ये कर लेते हैं कि मैं इसको बाद में जो है एडिट करके स्क्रीन पे ले आऊँगा डॉक्यूमेंट को। आप जो है वो अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू रखें। ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करूँ। हाँ। राइट, अच्छा इसी तरह से जो है कंट्री का रिस्क एनालिसिस, मतलब हर चीज़ का रिस्क एनालिसिस है ना, आपका भी अपना एक रिस्क एपेटाइट है हुँ, कि भाई ये मैं रिस्क ले सकता हूँ, ये मैं रिस्क नहीं ले सकता। अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी साहब से बात हो रही थी, तो वो हम डिस्कशन कर रहे थे पेमेंट प्लान्स वगैरह के ऊपर। तो वो कहने लगे कि यार ये तो मेरे लिए स्ट्रेच हो जाएगा, मुझे इसके लिए तो मुझे कुछ चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है, कहते यार ज़रूरी तो है बट लेकिन कोई बहुत ज़रूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हुँ, मैंने कहा अगर ये बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर स्ट्रेच क्यों हो रहे हैं उसके लिए आप। हाँ, और जिस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हुई भी है, किसको पता था पाकिस्तान इंडिया की वॉर होगी, किसको पता था ये ट्रम्प ट्रेड वॉर होगा। तो आपको हमेशा से इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपके पास रूम होना चाहिए। लेट्स हुँ, से आपके पास 100 रुपये लगाने हैं आपने, तो आप 70 रुपये लगाइए, 30 रुपये का हमेशा से रूम होना चाहिए। हाँ, अगर वाकई ज़रूरत है किसी चीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो फिर आप स्ट्रेच भी होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हुँ, ज़रूरत थी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रेच, कि ये प्रॉपर्टी कहीं आपके लिए आगे मुसीबत ना बन जाए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। राइट। तो ये सारे फैक्टर्स आपको रिस्क के साथ कनेक्टेड है ना। तो हुँ, रिस्क को समझना ज़रूरी है, और रिस्क को मैनेज, और रिस्क क्या होता है, मैनेज होता है। रिस्क कभी भी गायब नहीं हो सकता, मिनिमाइज कर सकते हैं आप। हाँ। और लेकिन रिस्क हमेशा रहता है इन्वेस्टमेंट का, और किसी न किसी उस पर रहता है, मतलब रिस्क की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आपको थोड़ा सा रिस्क को भी पढ़ने की वो एक जरूरत है। और कहावत है ना कि देयर आर नो सॉल्यूशंस, देयर आर ओनली ट्रेड ऑफ्स। ओनली ट्रेड ऑफ्स, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू विन सम यू लूज सम ना, ये रिस्क बिल्कुल, है। बिल्कुल। सो सो कंट्री का क्या रिस्क है। अब फॉर एग्जांपल अभी जीसीसी पे जो एक सिलसिला चल रहा है वो ट्रेड वॉर का, ऑयल प्राइसेस का चल रहा है। तो वो जो ब्रेक इवन है वो किस कंट्री का कितना ब्रेक इवन है ये आपको पता होना चाहिए। हुँ, ओमान का कितना ब्रेक इवन है, यानी ऑयल की प्राइसेस कितनी होंगी, तो ओमान का जो 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 डेफिसिट है वो ज़्यादा होगा, कम होगा, या बिल्कुल ब्रेक इवन पे चलेगा। सऊदी अरेबिया का कितना है, यूएई का कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से जो थर्ड वर्ल्ड है वो कैसे उस मुल्क को, सॉरी नॉट थर्ड वर्ल्ड, थर्ड पार्टीज जो हैं, सॉरी थर्ड पार्टीज फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस कंट्री को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, अरे हुँ। यार अच्छा ये खबर आ गई, अच्छा ये खबर आ गई, अच्छा ये खबर आ गई, वो आ गई। हम कोई डाटा थोड़ी फैच करते हैं, हमारा यानी कि कोई आप रिसर्च का आपके काम कहने का थोड़ी मतलब है। है कि जो वो जो क्रेडिट रैंकिंग होती हैं, जैसे जी मूडीज़ की, एस&पी की, बिल्कुल तो वो किस तरह से इसको देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो उनके पास वो सारे नंबर्स खुले हुए हैं। और फिर हाँ, आईएमएफ की, फिर वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, या फिर जो जैसे यूबीएस का नाम सुना होगा आपने, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है और उनको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फिर वो रेट भी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को कि यार हुँ, ये मार्केट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है, ऊंची है नीची है, क्योंकि डेटा उनके पास आता है, तो वो डेटा राइट, फिर लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो ये एनालिसिस सारा देखने की जरूरत है कि यार ये जो इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टीम्स बिठाई हुई हैं सिर्फ रिसर्च की बेसिस पे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट कनेक्टेड है उस रिसर्च के साथ और उसी के बेसिस पे वो करते हैं, तो हाँ, वो लोग क्या कह रहे हैं उस मुल्क के बारे में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरे ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे हेज फंड्स की हम बात कर रहे थे, याद है यासीन, जी, कि बहुत सारे हेज फंड्स जो हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, कुछ हो गया, वो आप यूएई जा रहे हैं। हेज फंड्स ऐसे तो कोई कहीं नहीं जाते भाई, उनको तो सबसे ज्यादा सिक्योर चीजें चाहिए होती है, मतलब जिनके पास पैसे होते हैं ना सबसे ज्यादा वो डरते हैं दुनिया हुँ, में। बैंक जो है सबसे ज्यादा डरते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। इसी तरह से हेज फंड्स भी, या वो कौन सा है आपको, ब्लैक रॉक भी है और एक दो और भी हैं इस तरह के, हाँ। बल्कि यूके से तो आई थिंक यहाँ के कुछ टॉप 3-4 हेज फंड्स मूव हुए हैं अबू धाबी। सो ये क्यों जा रहे हैं वहां पे, इनको क्या नजर आ रहा है वहां पे, तो ये सारी अबू धाबी चीजें। का तो मैंने बहुत सुना है कि वो तो एक तरह से फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है जी जीसीसी का। बिल्कुल बिल्कुल, हुँ, आपने सही सुना है, क्योंकि वो फुल इसी पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी यूएसपी जो है ना फाइनेंशियल हब के तौर पे क्रिएट कर लें उस पूरे रीजन की, जो कि बड़ी यूनिक सी चीज होगी। ऑल्दो कि दुबई इज डूइंग रियली वेल हुँ, इन डीआईएफसी, बट वो जो भी छोटा मोटा रूम बचा हुआ था दुबई का, वो अबू धाबी इस वक्त फुल टाइम कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से फिर आ जाते हैं जी, रेंट, ये जो रियल एस्टेट मार्केट है, ये हम डाउन मार्केट में एंटर हो रहे हैं या अप मार्केट में एंटर हो रहे हैं। अच्छा, डाउन मार्केट क्या होती है, कोविड में एंटर हो रहे हैं या 2024 में एंटर हो रहे हुँ, हैं, राइट? तो अगर कोविड में एंटर होते तो बड़ा अच्छा टाइम था और आपको बड़ा फायदा होता, लेकिन अगर आप हाई मार्केट में एंटर होंगे तो ये नहीं है कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस फायदे को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतना फायदा नहीं होगा, और आप जो देख रहे हैं वो बेसिकली 2024 सॉरी 2022 20 का कोविड देख रहे थे। तो डाउन एंड अप मार्केट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस मार्केट में एंटर हो रहे हैं। ओमान की इस वक्त डाउन मार्केट है, और कोविड से नहीं, कोविड से पहले से ही काफ़ी डाउन मार्केट है और ये मार्केट अभी खड़ी होनी शुरू हुई है। तो ये भी पता होना चाहिए कि जी मार्केट का करंट स्टेटस क्या है हुँ, और पीछे क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं, कौन सी कौन सा सेगमेंट करेक्शन पे गया है, रेडी टू मूव की क्या सिचुएशन है, अपार्टमेंट्स प्राइस करेक्शन पे गए हैं या सिर्फ विलास भी गए हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर उसके बाद फिर आप एरियाज पे आ जाते हैं कि अच्छा जी हाई पोटेंशियल एरियाज कौन कौन से हैं, उसके अंदर उसको एनालिसिस ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करना कि मुझे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल मार्केट बेहतर हो रही है, सभी को फ़ायदा होगा, लेकिन किसी को कम फ़ायदा होगा, किसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि मेच्योर हो चुकी हैं ओमान के अंदर, कुछ कुछ जगहें ऐसी जो कि मेच्योर हो चुकी हैं, फ़ायदा उनको भी होना है, लेकिन वो हुँ, मार्जिन आपको वहाँ नहीं मिलेगा। मार्जिन के लिए तो आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा ना जहाँ पे अंडर वैल्यू चीज़ें मिल रही हों आपको, हाँ, और अंडर वैल्यू का ही जो डिफरेंस है, क्योंकि अंडर वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि वो पोटेंशियल के ऊपर इन्वेस्ट हो रही हैं, वो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम पे नहीं हो रही इन्वेस्ट। तो जितने हाई हाई पोटेंशियल वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, और जिनको हाई रिटर्न चाहिए होते हैं, वो ऐसे इलाकों में जाते हैं जिनका पोटेंशियल हाई होता है। और जो जो इन्वेस्टर्स इस तरह के होते हैं कि यार या तो अपना घर ढूंढ रहे होते हैं या कहते हैं कि नहीं हुँ, यार मुझे तो छोटा रिस्क लेना है, वो फिर हाँ, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनको पता होता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी चारों तरफ बनी हुई हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा होगा तो मैं कर लूंगा। तो हुँ, यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, और रिस्क को आप फिर अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाते हैं स्पेसिफिक्स के ऊपर कि आरओआईज क्या होते हैं और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इनका कंपैरिजंस क्या है, और अगर मैं एक यूनिट लूंगा सेकंड फ्लोर के ऊपर तो क्या वो बेहतर यूनिट है, या जो यूनिट अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ तो वो बेहतर यूनिट है। ये जो विला है, ये कॉर्नर का विला है, इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, या ये विला जो सेंटर में बना हुआ है इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो उसके बाद फिर आप निटी ग्रिटी में उतरते हैं और आप
पिक एंड चूज करते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में जो देखने की होती है वो ये देखने की होती है स्कैसिटी, यानी जो मैं खरीदने जा रहा हूँ वो कितनी क्वांटिटी में बन रहा है। अगर 1000 स्टूडियोज बन रहे हैं तो परेशानी की बात है, क्योंकि जब हुँ, वो रेंट पे जाएंगे तो एक बंदे के पास 1000 ऑप्शन होंगे। आपका क्यों वो लेगा स्टूडियो, अगर उसके पास 1000 हैं तो क्या आपका स्टूडियो कोई ऐसा यूनिक स्टूडियो है कि 1000 छोड़ के वो आप सबसे पहले आपके पास जाएगा? तो आपको स्कैसिटी का एनालिसिस करना है कि भाई ये जो आप यूनिट बना रहे हैं एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर, तो वो स्कैसिटी मौजूद है भी या नहीं, क्योंकि एक सारा गेम इसमें डिमांड ये और आपने बड़ी सप्लाई पे इम्पोर्टेंट है। बात की है कि इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। यहाँ टोरंटो में हम्म। ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर लास्ट आई थिंक 5 ईयर्स के अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में स्टूडियो और अपार्टमेंट्स बने हैं। राइट। और अब उनमें काफ़ी क्राइसिस आया हुआ है और उसकी हम्म। वजह ये है कि उन्होंने इतने ज़्यादा बना दिए हैं हम्म। और वो लेते ही इन्वेस्टर थे। यानी कि हम्म। अगर 400 स्क्वायर फुट का स्टूडियो है, वो कोई हम्म। फैमिली तो लेगी नहीं। हम्म। हम्म। वो इन्वेस्टर ही लेगा ताकि वो उसको या तो फ्लिप कर दे हम्म। प्रदर्शन से पहले, या हम्म। फिर वो उसको टेम्परेरी तौर पे किराए पे उठाए फिर आगे बेच हम्म। के निकल जाए। हम्म। हम्म। तो वो इन्वेस्टर ही खरीदते थे उसको। और हम्म। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो सिचुएशन है कनाडा में, वो काफ़ी रिस्की हो गई है, ये जितने हम्म। भी ट्रेड वॉर्स हैं फिर इकॉनमी की सिचुएशन, तो वो इन्वेस्टर जो है ना वो मार्केट से गायब हो गए हैं। हम्म। तो अब उनको खरीदने वाला कोई भी नहीं है और वो हम्म। हज़ारों की तादाद में जो है वो बन के मार्केट में आ रहे हैं। तो हम्म। इस वक्त बड़ा क्राइसिस है हम्म। टोरंटो के अंदर, जो खासतौर पे ये जो लो साइज़ के अपार्टमेंट होते हैं, हम्म। क्योंकि ये इतने ज़्यादा बना दिए हैं और इनके जो ख़रीदार थे वो सिर्फ इन्वेस्टर थे। हम्म। वो जो जिसे कहते हैं ना कि मार्केट वो इतनी छोटी हो गई है कि अब उनके पास बायर्स बचे ही नहीं हैं। हम्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कार्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जैसे सिंगल फैमिली होम लेते हैं, टाउन हाउस लेते हैं, हम्म। वो तो बनते ही बहुत कम है हम्म। हम्म। और वो हर घर जो यूनिक होता है। हम्म। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं आएगा कभी भी जितना कि इस तरह के छोटे कॉन्डोज में आएगा, या हम्म। जितने जो स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने इतने हज़ारों की तादाद में बना दी हैं और उस हिसाब से आपके पास बायर्स हैं नहीं। हम्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और देखिए हर उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है जो कम होती है। हम्म। आप किसी भी, यानी इवन गाड़ियों की बात कर लीजिए, या घड़ियों की बातें कर लीजिए, या कपड़ों की बातें कर लीजिए, या खवातीन के बैग्स की बातें कर लीजिए, तो ऑब्वियसली जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होगी वो रेयर चीज़ होगी। तो बिल्कुल। सेम जो है ना फिनोमेना वो अप्लाई होता है फिर आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी, कि आपको ये देखना है कि मेरी जो प्रॉपर्टी में लेना जा रहा हूँ ये कितनी डिजायरेबल है। हम्म। यानी अगर मैं फर्स्ट करें मैं ये नहीं खरीदता, मैं आता हूँ यहाँ पे एज ए टेनेंट, तो क्या मैं टेनेंट लूंगा इसको या नहीं लूंगा? और इस चीज पे भी जरा सोचने की जरूरत है कि आपको अगर कोई चीज खरीदनी है तो वो खरीद के आपने कोई अपने तिजोरी में बंद नहीं कर लेनी, वो आपने मार्केट में ही छोड़नी है, राइट? हाँ। तो या तो आप टेनेंट के लिए खरीद रहे हैं उसको, राइट, या तो टेनेंट रहेगा उसके अंदर यूज जो करेगा, या दूसरा इन्वेस्टर उसको खरीदेगा, यानी हम्म। आपको अगर आप उसको बेचते हैं तो आप इन दो लोगों के लिए खरीद रहे हैं, आप अपने लिए नहीं खरीद रहे अगर ये हम्म। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो जब ये वाला जो जब दो फैक्टर लग गए ना कि जी मैं तो टेनेंसी के लिए ले रहा हूँ, मुझे तो वो चाहिए, रेंटल चाहिए हर महीने, तो आपको एज ए टेनेंट सोचना है उसके लिए। हम्म। और देखना है यहाँ पे स्कूल है या नहीं, अच्छा मेरी प्रॉपर्टी में खातून आएंगी नहीं आएंगी, मतलब कपल आएगा नहीं आएगा, बच्चे होंगे नहीं, ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। और उसके बाद फिर वो यूनिट उठाना है कि यार मुझे ये यूनिट सही लग रहा है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मेरे वो टिक करता है, यहाँ पे बड़ी डिमांड है इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि काफ़ी कम बनी हुई हैं ये प्रॉपर्टीज़ हम्म। और यहाँ पे फैमिलीज मूव होती हैं। तो आपको जो उसका जो इकोसिस्टम है या जो उसका इन्वायरमेंट है अपनी प्रॉपर्टी का आसपास का, वो पता होना चाहिए। स्कूल्स कितने करीब हैं, फिर प्ले एरिया कितने करीब है, मस्जिद बनी हुई है नहीं बनी हुई, यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपकी हम्म। प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज करती हैं। और अगर अगर आपकी प्रॉपर्टी को हम रेंट पे लेके जाएं और हमारे पास कहने को कुछ भी ना हो, तो उसका मतलब है कि आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। हाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप उसको बेचने के लिए ले रहे हैं तो वो क्या वो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी ऐसी होगी आपने जो ली है कि आप भी उस पर प्रॉफिट लें, और खरीदने वाला जो है वो भी ये सोच के उठाए कि मैं इस पर आगे जाके प्रॉफिट बनाऊंगा। हम्म। यानी दो एंटिटीज हैं जो प्रॉफिट बना रही हैं, फर्क क्या है? टाइमिंग्स का। तो ये भी आपने आपको देखना। और फिर हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वही कि आपको पता है कि जी वो 8% ऊपर चला जाएगा, वो जी डीएलडी चला गया, वो जी कमीशन चले गया। यहाँ पे कमीशन चला गया, या फिर ओमान में वैट है 5% वो चला गया, तो ये चला चलो कि 8% तक हो गया। अब तो -8% से तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हम्म। हैं। तो ये बिल्कुल। कैलकुलेशंस में क्या आपने कैलकुलेशन बनाई हुई है। और अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, नॉट गुड इनफ, नंबर्स हम्म। दिखा दें इस हम्म। प्रॉपर्टी के। और जब तक वो नंबर्स
आप क्रंच नहीं करते अपनी स्प्रेडशीट्स के ऊपर, यकीन मानिए वो आपको हमेशा हैरान करेंगे, हुँ, हमेशा हैरान करेंगे। क्योंकि यही तो पावर है लिखने की और क्रंच करने की और नंबर्स की, कि आपको वो चीज़ निकाल के देते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, सो बहुत ज़रूरी है उन नंबर्स को क्रंच करना। और हम इंशाल्लाह अगली जो हम करेंगे एक और एपिसोड, उसके अंदर फिर हम और भी बताएंगे आपको कि हमारा एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी पॉडकास्ट थोड़ी लंबी होती है और ये भी अभी हाँ, थोड़ी सी लंबी है, तो ज़रा उसकी डिटेल में तो अभी नहीं जाते, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ताकि आप भी अगर उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यू बिकम अ गुड इन्वेस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो एक सिलसिला आता है वो आता है कंपैरिजंस का। ये कंपैरिजंस, एक तो रिसर्च किया आपने, रिसर्च करने के बाद आप कंपैरिजंस पे आ गए। अब दो या तीन चीज़ों को आपने कंपेयर करना है, और कंपेयर करने में कब डिलीवर होगी, रेंटल डिफरेंसेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, साइजेस क्या हैं, एक्सपेक्टेड रेंट वो कितना होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होगा, इतने में बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कंपेयर करने के। और जो भी एनालिसिस कर रहा होगा उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो उसके लिए ये देखना जरूरी है कि यार ये मेरा इतना बनाएगी नहीं बनाएगी, किसी को रेंटल के लिए चाहिए होती है। तो वो जब इन सब चीज़ों को देखेगा कि जी ये मैंने नंबर्स क्रंच किए हैं, और बेस्ड ऑन द डेटा, वो डेटा मुझे कहाँ से आया है, ऑब्वियसली कुछ वेबसाइट से मिला है, कुछ मार्केट रिसर्च है, उनको मैंने कंपाइल करके डेटा डाला है, और वहाँ से मैंने जो चीज़ें निकाली हैं उसमें मैंने मार्जिन भी डाला हुआ है, मार्जिन ऑफ एरर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा आपको मिला हो वो 100% एक्यूरेट होना तो चाहिए फंडामेंटली, हुँ, लेकिन अगर वो नंबर्स नहीं अच्छे या थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो फिर ख़राब हो जाएंगी जब इवेंचुअली आप देखेंगे कि जी इसने तो हिट ही नहीं किया ये ऑब्जेक्टिव जो जिसके लिए मैं आया था। तो वो कंपैरिजंस बहुत ज़रूरी हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। और कंपैरिजंस के बाद फिर जब वो डेटा निकलता है तो यकीन मानिए, एक मैं एग्जांपल आपको दूं, अभी रिसेंटली हम कर रहे थे टाउन हाउस का कंपैरिजन ओमान के अंदर ही। तो 5 साल का पेमेंट प्लान भी आया हुआ है, 3 साल का पेमेंट प्लान भी आया हुआ है, काफ़ी कंपटीशन हुआ हुआ है, पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान भी आए हुए हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है सब मार्केट के अंदर। तो अब जब हमने उन सब चीज़ों को उठा के ना, जैसे किसी का 5 साल का पेमेंट प्लान है, तो हमने 5 साल का उठाया एक प्रोजेक्ट, फिर हमने एक 3 साल का प्रोजेक्ट उठाया, और फिर हमने एक 5 साल का प्रोजेक्ट। इनको जब हमने कंपेयर किया इन चीज़ों से, तो अब इतनी रिवीलिंग चीज़ें निकली हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी 5 साल का है ये वो, बट ऑब्वियसली जो डेवलपर है उसने ठीक ठाक प्राइस डाली हुई होती है उसके हाँ, अंदर। हाँ, वो कोई फ्री कोई में तो नहीं दे रहा ना आपको। फ्री में तो आपको नहीं दे हाँ, रहा हाँ, ना, वो अगर बिल्कुल, आपको आसानी दे रहा है तो वो हाँ, फ्री में तो नहीं दे रहा आपको वो। लेकिन आपको, क्योंकि आप कम कम पैसे दे रहे हैं, तो आप अपने कम कम पैसे देख रहे हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट मेरी मैनेजेबल होंगी तो ये हाँ, होगा। लेकिन जब वो इवेंचुअली जब वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी आपके पास जाएगी, और फिर जब आप उसको रेंट पे लेके जाएंगे, तो रेंट पे वो वैल्यू तो नहीं दे सकती जो 3 साल वाली देगी आपको, हुँ, क्योंकि उसकी प्राइस कम है। अच्छा, और फिर ये भी मैटर करता है कि डिलीवर कौन कब कर रहा है, यानी आपका रिटर्न जो है वो क्या 2 साल के बाद स्टार्ट हो जाएगा, या रिटर्न को 3 साल के बाद स्टार्ट होगा, हुँ। ये भी तो मैटर करता है ना। यहाँ तो पे कनाडा सबके में पास हम लोग लिमिटेड एक टाइम है। कहावत बहुत मशहूर है जो हम यूज़ करते हैं कि लोग जो हैं वो घर नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं मंथली पेमेंट। कि भाई मेरी जो पॉकेट है वो क्या इजाज़त दे रही है? क्या वो $2500 पर मंथ इजाज़त दे रही है या वो $3000 पर मंथ इजाज़त दे रही है? तो एब्सोल्युटली, लोगों का फ़ोकस जो होता है ना वो उसके ऊपर होता है। इसके वो ऊपर नहीं होता देखता कि प्रॉपर्टी क्या है। कहते हैं भाई मंथली क्या पड़ रहा है मुझे ये बताओ। है। तो यार यासीन, आप ये सोचिए ऐसे लोगों के लिए हम कितने जरूरी हो जाते हैं, हाँ, ये बताइए आप, बिल्कुल। कितने जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि मैं जितने सारे लोगों से बातचीत कर रहा था ना, वो एग्जैक्टली उन्होंने ये देखा था, पेमेंट प्लान है मंथली ये हो सकती है, अरे इससे अच्छा तो है ही कोई नहीं, ये तो हुँ, मुझे तो ये करना ही करना है। अब हाँ, जब मैंने उनके साथ नंबर शेयर किए ना लोगों के साथ, तो अरे इतना डिफरेंस है। हुँ। आप यकीन करेंगे, £52,000 का फर्क है ऐसी बात है जो बिल्डर पांच आपको साल के पेमेंट अंदर। प्लान दे रहा है, हाँ, वो उसमें इंटरेस्ट डाल रहा है ना, हाँ, वैसे वो तो भी नहीं दे है, रहा फ्री फिर में। हाँ, उसका टाइम थोड़ा सा लंबा है, वो 3 साल हाँ, के बाद बना के देगा आपको। हाँ, ये जो दूसरा वाला डेवलपर है ये 2 साल में बना के दे रहा है आपको। तो हुँ, हमने जब 5 साल के फ्रेम में डाला ना दोनों प्रोजेक्ट्स को उठा के, तो एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंस जो है वो £52,000 का है। हुँ, तो कम कम अमाउंट है। 5 साल हुँ, में आप उसकी जगह एक लेस वो अलग से वो खरीद सकते हैं। £50,000 का कितना हो गया, खैर स्टूडियो तो नहीं आएगा लेकिन ओमान में तो नहीं आएगा, लेकिन आई हाँ, थिंक यूके में आ जाएगा, हाँ, 50-60 हज़ार का कुछ आ जाएगा। तो आप वो कर सकते हैं। तो लेकिन वो जब तक हम उसको कंपैरिजन
में डालेंगे नहीं निकलेगा कुछ। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हम अगले सेशन में बताएंगे आपको कि कंपैरिजन हम लोग किस तरह से करते हैं, हम्म। ताकि क्योंकि ये हमसे बोल नहीं रहे हैं, ये क्योंकि हम कर रहे हैं लोगों के साथ, तो हम वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जी, डेवलपर की ड्यू डिलिजेंस। कौन है डेवलपर भाई, इसके पीछे पास परफॉर्मेंस क्या थी, गूगल रिव्यूज कैसे हैं इसके, जो लोग वहां पर हैं वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो आपको ना सब इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, हर एक को फोन शोन करने पड़ते हैं, कहते हैं इसका नाम सुना है तुमने, इसका नाम सुना है, अच्छा किसी ने खरीदा था, किसी ने खरीदा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हो सकता है आपको वन साइडेड इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल रही हो, तो वो वन साइडेड इन्फॉर्मेशन फिर बाद में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो फिर तो वो वन साइडेड रहेगी नहीं, और हम्म। फिर आप परेशान हो जाएंगे, अरे अच्छा ये तो मैंने चेक ही नहीं किया था। तो बहुत ज़रूरी है डेवलपर की ड्यू डिलिजेंस, और उसका भी एक प्रोसेस है करने का कि क्या क्या चीज़ें चेक हो सकती हैं। अब जैसे हम करते हैं वो ये कि मेरा लिंक्डइन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, तकरीबन आई थिंक 31-32,000 लोग हैं उसके अंदर। तो अगर ओमान में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट निकलता है तो मैं उसमें वहाँ जाके ना ओमानियों को डाल देता हूँ। हम्म। मैं कहता हूँ यार ये डेवलपर पता ना कैसा है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। यकीन करें 100 को डालता हूँ, 6 जवाब आ जाते हैं। इसी तरह से अभी कहीं किसी और मुल्क का भी डेवलपर आया था ओमान में, तो उसकी भी मैंने सीधे ड्यू डिलिजेंस की थी, मेरे पास उस मुल्क के लोग थे, मैं गया उनके पास, बहुत सारे डाल दिए मैंने, बहुत सारे वो डाले। बताया था आपने, इजिप्ट का कोई डेवलपर हाँ था। हाँ हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आप चाहें तो रिमूव कर अच्छा। दीजिएगा। तो वो जो है वो उसका निकल कर आ गया कि भाई ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये हम्म। बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं एक और भी क्या कहते हैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, जो भी टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन उस पर 5 से 6 महीने आप ऊपर रखिए। ये रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, हम्म। और ये रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स डिले तो इतनी होते हैं, हाँ, छोटी डिलेस मोटी तो आते हैं। चीज़ें नहीं होती हैं। तो बिल्कुल। डेवलपर कुछ भी कर ले, अनलेस अनटिल वो डेवलपर 3 साल का कह के 2 साल में बना देता है, राइट, 2 साल हम्म। में बना देता है, तो आपको 3 साल में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 3 साल में कंप्लीट कर रहा है तो एक्सपेक्ट कीजिए कि वो 3.5 साल में मिलेगा आपको। हाँ। ठीक है, और ये मेरा नहीं है पॉइंट, मैं जैसे मैं अपना नहीं, एक्सपीरियंस आपके यहाँ पे साथ भी शेयर होता कर है, रहा हूँ। डिलेस तो होते हैं। ये मेरे जो मामू हैं, वो बड़े सीजन इन्वेस्टर हैं माशाल्लाह से, वो 50-60 साल से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। वो जब भी जाते थे किसी के पास बैठ जाते थे, और वो लोग कहते थे यार कब मिल रहा है, कहता है 2 साल में मिलने, कहता अच्छा 3 साल। तो सर 2 साल का डिलीवरी, मैंने कहा मेरा तो 3 साल का, ये 3 साल क्यों है, कहते हैं मुझे अपने पैसे मैनेज करने हैं, मैंने इसको विंडो दे दी है 1 साल के ऊपर की, ठीक है, मैं अपने पैसे ऐसे 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 मैनेज करूंगा। और हम्म। यकीन कीजिए 3 साल में ही मिलते थे वो प्रोजेक्ट, 2 साल हम्म। में नहीं मिलते थे, क्योंकि मार्केटिंग का काम ही कमिटमेंट करना है। मार्केटिंग तो बनी कमिटमेंट पे है, क्योंकि हाँ। कमिटमेंट नहीं करेगी तो खरीदेगा कौन। बिल्कुल। तो मार्केट तो कमिट करेगी आपसे, लेकिन हाँ। डिलीवर जो करना है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके लाइसेंसेस हाँ, हैं, नहीं उनकी इधर भी बड़ा परमिशंस कॉमन है, हैं। डिलेस तो काफ़ी होते हैं यहाँ पे, हाँ कुछ हाँ कुछ हाँ, कोविड के प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि 2-2 साल डिले हुए हैं। बिल्कुल, वो तो फोर्स मेजोर हो जाता है, ऐसा हम्म। होता है। लेकिन मेरा मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं यार ये लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, ये तो इसी तारीख को डिलीवर होना होना चाहिए। तो अब ये जो इस तारीख वाला सिलसिला है, उसमें मैं लोगों को कह रहा हूँ कि उसमें हाँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो 5-6 महीने 4 महीने डिले हो जाए, कुछ हो जाए, कोई से परेशानी की बात नहीं, नॉर्मली होता है ओवरऑल प्रोजेक्ट्स में। हम्म। लेकिन फिर भी कुछ डेवलपर्स होते हैं वो ये भी करते हैं कि वो कॉम्पनसेशन दे देते हैं आपको। अब एक डेवलपर ओमान में ही है, वो ये उसने ये कहा है कि अगर हम इसको डिलीवर करेंगे 2.5 साल में, राइट, लेकिन 2.5 साल में नहीं हुआ तो हम आपको 5% जितना भी आपने पे किया होगा, जितना पे किया होगा हम आपको हम्म। जेब जेब से दे देंगे। तो ये उनको चेक करने की ज़रूरत है कि उनके एसपी में क्या लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ। नहीं नहीं, ये तो मैंने एसपी पूरा पूरा करवाया है ना, उसमें सब हाँ। चीज़ें लिखी नहीं है सब। मैं बताया था एक एसपी पे मुझे 1-1.5 महीना लगा था, हम्म। वो ये एसपी था, उसके अंदर उसमें सब चीज़ें लिखी हुई, एक एक चीज़ लिखी हुई है कि हम आपको 5% नेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ, तो हमें एक और कमेंट आया था लास्ट वीडियो में, उसमें लिखा है कि व्हाट वी विल डू, आई हैव इन्वेस्टेड and sign SPA given 30% since 7 months, but still no Ministry of Housing approval. They're saying will be approved. What to do? हाँ, वो अप्रोच करें उनको, हाँ। बहुत सारे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उसके अंदर, उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के नंबर्स दिए हुए हैं और ईमेल्स भी दी हुई हैं। आप उन सबको अप्रोच करें हम्म। और अच्छी प्यारी सी और ईमेल अपना बनाएं। एसपीए चेक करें कि उसमें क्या क्लॉज है, अगर वो डिले पढ़े, है तो। बिल्कुल बिल्कुल, एसपी तो फंडामेंटल चीज़ है ना, क्योंकि हाँ। वो तो आपकी रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है, जैसे बिल्कुल। निकाहनामा नहीं है आपका, हाँ। वो निकाहनामा ही है ना एक तरह से, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, क्या हो सकता हाँ। है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसी तरह से बिल्कुल। एसपी है आपका। तो एसपी तो आपको
आपको पता होना चाहिए ना, उसके हुँ, बगैर आप कैसे अप्रोच करेंगे किसी को। और हाँ, यही चीज़ें, अब मैं उसी पर आ रहा था कि वही, फिर उसके बाद जब आपने ड्यू डिलिजेंस कर ली, यू आर हैप्पी विद द यूनिट, एवरी हर चीज़ अच्छी हो गई, तो 1 रुपया देने से पहले, 1 रुपया देने से पहले आपको एसपीए रिव्यू करना चाहिए। और किसी लॉयर से रिव्यू करें, खुद ना करें। बिल्कुल, अगर लॉयर हुँ, कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। हुँ, लेकिन बात यह है कि फिर वो लॉयर जो है वो फिर आपसे ऑब्वियसली चार्ज भी करेगा, हाँ, लेकिन 1000 रियाल, 2000 रियाल वो चार्ज भी करेगा, हाँ, लेकिन अगर वो आप वर्थ इट है अगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप में एंटर हो रहे बिल्कुल, लेकिन जहाँ आप जो है वो हज़ारों डॉलर लगा रहे हैं, हैं। यानी बिल्कुल, कि 2 लाख डॉलर लगा रहे हैं आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में, अगर बिल्कुल। आप 500 डॉलर जो हैं वो लॉयर को दे दें रिव्यू करने के लिए, तो इट्स एक्चुअली वर्थ इट। इट्स वो एक्चुअली आपको वर्थ इट। जो बिल्कुल, जो जो परेशानी होने वाली है बाद में, आपको उससे वार्न कर देगा ना वो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे हुँ, ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप डेफिनेटली आप सर्विसेज उनकी उनकी ले सकते हैं। इसमें हमारा भी रोल है, हम भी हुँ, बहुत, क्योंकि इतना हमने, हमारा एक्सपीरियंस है, चीज़ें हमने भी खुद की हुई हैं, बहुत सारे एसपीज हमने भी रिव्यू किए हुए हैं, तो वो सर्टेन हद तक की असिस्टेंस हम भी दे सकते हैं। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन वो भी हम दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये आ जाता है कि जी अभी आपने अगर ये प्रॉपर्टी ली है तो, और अगर आपने रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ली है, तो मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि वो रेंटल एग्रीमेंट जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड होते हैं वहाँ के, वो आप अभी रिव्यू कर लीजिए, अभी अभी देख लें उस रेंटल डॉक्यूमेंट को भी, ताकि वो जो बात हुई है ना कि इस पे इतना रेंटल आएगा, तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस अलाउ कर रही हैं कि इतना रेंटल आपके नेट अकाउंट में गिरेगा भी या नहीं गिरेगा। हुँ, तो उसको भी इसी स्टेज के ऊपर कर लें, तो एसपीए विद अ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दोनों रिव्यू करें ताकि ताकि वो जब एक पीरियड गुजर जाए और जब वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के बाद आपके हाथ में आए, तो अरे इसमें ये क्या लिखा हुआ है, अरे ये तो ये क्या था इसके अंदर। क्या क्या रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है? यानी कि आप कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट होती है, लेकिन क्या जो लैंडलॉर्ड है वो उसमें अपनी तरफ से कोई क्लॉज़ेस डाल सकता है? यार एक तो गवर्नमेंट का होता है ना सिलसिला, हुँ, ठीक है, लेकिन अपने क्लॉजेस आप ऐड कर सकते हैं ओवर द अच्छा, टॉप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये ऐसे होंगी, हुँ, वो आप चेंज नहीं कर सकते। राइट, लेकिन कुछ चीजें जो हैं जिसमें आप नोट्स कहते हैं ना, कि हुँ, सर्टेन चीजें हैं कि मुझे ये कर दो, ये कर दो, इस वक्त चाहिए, वो फिर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन राइट, certain तो वो भी हम से जो लोग डील कर रहे हैं, हम उनको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी रिव्यू करवाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात चीज आ जाती है कि जो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो रेजिडेंसी के लिए कर रहे हैं वहां पे। अब रेजिडेंसी का सिर्फ ये सुन लेना किसी से भी कि जी मुझे लाइफ टाइम रेजिडेंसी, इट्स नॉट एनफ। क्योंकि बात ये कि डेवलपर का रेजिडेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, हुँ, सिर्फ ये ताल्लुक है कि जो प्रॉपर्टी आपने ली है वो आपको एलिजिबल बनाती है उस रेजिडेंसी के दैट्स लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हुँ, अब एलिजिबिलिटी क्या चीज होती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कितने लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, बच्चों की क्या एज होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होगा, वीजा की फीस कितनी लगेगी, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसमें क्या आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेलिंग जो है ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या मुझ ऑन में अ, हमने एक एपिसोड इस टॉपिक पे करनी है कर लेते हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल कर लेते हैं। रेजिडेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें कब आप एलिजिबल होते हैं, अगर आप जो है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी उठा रहे हैं, हम्म। तो वो कब एलिजिबल होगी आपके लिए। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे अननोन्स हैं जो आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ओमान की हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से। हम्म। तो हमें एक एपिसोड इस पे करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खैर हमने कुछ चीज़ें निकाल ली हैं वहाँ रिसर्च हुँ, करके, कुछ डिग्री शिग्रीज निकाल ली हैं। कुछ लोगों ने फिर ऑब्वियसली आरओपी को ईमेल्स भी की थी, उनके भी जवाबात आ गए, तो हमारे पास तो काफ़ी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये हुँ, बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ है। और ऑब्वियसली वो जो 14-15 डेवलपर्स हैं आईटीसीज के, वो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं और रेजिडेंसीज निकली हुई हैं, तो दिस इज नथिंग न्यू। बट हुँ, समहाउ अभी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने इस चीज़ को नहीं हाईलाइट किया हुआ। राइट। और मैं आपको एक इंसाइट दे दूं, मेरी अभी लास्ट वीक की एक बड़े पुराने ओमानी हमारे दोस्त हैं, वो काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे कनेक्ट कर दें आप अपनी जो ये अथॉरिटी है, नाम मैं नहीं लूँगा, एक सर्टेन अथॉरिटी है, उनके साथ कनेक्ट कर दें, ताकि मैं उनको बताऊं कि हमारे लोगों को जो कि पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, वो उनको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर। तो हुँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन जब मेरी बातचीत उनसे हो जाती है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इसको इंटरनेट के ऊपर डलवा देंगे गवर्नमेंट की सोर्सेज पे। साथ में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि अब हम अगले सेशंस के अंदर अगर हम इनवाइट कर सकें किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मुश्किल काम है लेकिन कर सकें किसी तरह से, तो वो भी बड़ा आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा। हुँ, क्योंकि अगेन हम ये बात कर रहे थे कि हम बहुत सारी उमानी उमानी बातें करते रहते हैं, लेकिन ना यासीन उमानी है ना मैं उमानी हूँ,
लोग कहेंगे हाँ, भाई ये जो बातें करते कर रहे हैं, इनके बातों की क्या क्रेडिबिलिटी है। हम तो ओमानी कजन्स तो हो सकते हैं, सिर्फ अरेबियन सी वो जो स्टेट ऑफ ह्यूमस उसका उसका फ़र्क है खाली। मैं वहाँ ओमानियों से जाके कहता हूँ कि तुम बाय बाय बर्थ ओमानी हो, मैं बाय हार्ट ओमानी हूँ। मैं वहां जाके उनसे उनसे ये कहता हूँ, वो कहते हैं यार आपको ओमान के बारे में इतना पता है, इतना पता है, तो आपको तो हमसे ज्यादा पता है बहुत सारी चीजें। तो मैंने कहा देखो वो तो क्योंकि मैं तो शौक से हाँ, कर रहा हूँ ना ये काम, तो इस वजह से मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर कि तुम कौन हो, कहाँ से आए थे। तो तुम तो पैदा हुए हो, तुमने तो फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है इस चीज को। ये ऐसा तो ही ना जैसे जब हम सिटीजनशिप का एग्ज़ाम देते हैं, जी जी तो जी। उसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो कि एक आम लोकल ब्रिटिश को या लोकल कैनेडियन को उसका कुछ नहीं पता होता। नहीं पता अगर आप होता। चलते हुए सड़क पे किसी से पूछ लें क्वेश्चन, उसको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि हम वो पढ़ के एग्ज़ाम पास करते हैं तो हमें वो चीज़ें पता होती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे अब वो जो हाँ, कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते हैं, देखा है ना हाँ, आपने उनको, वो आपसे ज्यादा मुसलमान होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने उसको उन्होंने रिसर्च की पक्का होती है ना। स्टडी किया होता है, हाँ, रिसर्च की हुई होती है, और वो रीजन की बेसिस पे उन्होंने कन्वर्जन किया हुँ, होता है। आपको तो मिल गई पैदा होते हम ही, तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय हैं। डिफॉल्ट है, हमने तो कभी सोचने की जरूरत ही नहीं कि हमें हाँ, इसको क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो फर्क होता है। तो एक बिल्कुल। तो ये वाला फैक्टर था कि लाइफ टाइम हुँ, रेजिडेंसी को भी अनपैक करें, इसका भी पोस्टमार्टम करें, ताकि कोई भी आप क्या कहते हैं अनप्लेजेंट सरप्राइज पे ना हुँ, जाए। बहुत जरूरी फैक्टर है ये। उसके बाद आ जाता है भाई आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है। प्लान ए तो ये बना लिया हमने, ठीक है, रिस्क भी देख लिए, फैसला भी कर लिए, तो प्लान ए था। हुँ, अब पता है क्या, प्लान ए तो चलेगा नहीं, प्लान बी की तो जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है प्लान बी की नहीं, हो सकता है प्लान सी की जरूरत पड़ जाए। हुँ, तो क्या है वो प्लान आपके, अगर चीजें साउथ गई तो क्या करेंगे आप, किसको कैसे मैनेज करेंगे, हुँ, तो वो अभी से सोचने की जरूरत है। और दो कि बड़ा डिफिकल्ट है सोचना, क्योंकि आप इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं, हाँ, यार चीज खरीद ली, वो कर ली, और हम जो है वो आपकी खुशियों के ऊपर और उसके बाद पानी डाल रहे हैं। लेकिन हुँ। इस वक्त ही ये चीजों को सोचना जरूरी है कि भाई मेरे प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी क्या होगा, क्योंकि अगर मेरी बेसिकली ये सारा रिस्क मैनेजमेंट से अटैच है ना। एब्सोल्युटली व्हाट जब इफ भी आप सिनेरियो। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बड़ा एक अच्छी वो सेइंग है कि भाई जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ना वो सबसे बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर होते हैं। ऐसे ही उनको है, पता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। ऐसे ही है। तो वो जो है जरूरी है कि आपको सारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हुँ, को आप प्रेफर करें। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे और इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो जो आपका डिसीजन होगा ना, वो एम्पावर्ड डिसीजन होगा। हाँ, वो कहते हैं हेयर से पे नहीं होगा, कि वो उन्होंने कह दिया था कि वो मान बड़ा ग्रो कर रहा है तो मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी, और उन्होंने कह दिया। और एक और भी फैक्टर है जो कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंकाउंटर करता हूँ, वो ये करता हूँ कि यार वो ये कह रहे थे, मेरे एक दोस्त है वो रह रहा है 3 साल से वहाँ पे, वो ये कह रहा था, हुँ, और मैं उनसे पूछता हूँ ये बताएं आपके दोस्त ने कहाँ कहाँ पे, किन किन मुल्कों में, किन किन जगहों पे कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितनी उसने तो खाद। तो मैंने कहा आप भाई, अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, या आप बाहर निकल के किसी भी बंदे से कहेंगे यार मुझे पेट में दर्द हो रहा है मैं क्या करूं, वो कहेगा भाई मैं क्या बताऊं तुम क्या करो। हाँ, तो ये गलत लोगों से जो एडवाइजरी है, हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये मैं अभी मुझे एक चीज और भी याद आई, करियर की एडवाइस आप अपनी अम्मा से कैसे ले सकते हैं। असल में आप वही होता है ना कि पाकिस्तान में एक तो एक ये कल्चर है कि भाई एडवाइस जो है एक तो फ्री ही मिले, और किसी भी करीबी दोस्त रिश्तेदार से मिल जाए तो बस वो इनफ है। भाई जो हाँ, मुझसे प्यार करता है, जो भी या जो मेरा ख्याल रखता है, हाँ, वो मुझे सारी बातें बता सकता है, सब हाँ, सब बता सकता है, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखता है, ऑल्दो कि वो एक्सपर्ट हो या ना हो। हाँ, मुझे अपने वाले साहब से ना हमेशा से ही शिकायत रही, शुरू शुरू के पीरियड के अंदर, कि जब भी मैं मेरे कोई अप्रेजल्स वगैरह होते थे, तो मैं आ जाता था उनके पास कि ये अप्रेजल्स हुए, वो ये हुआ। वो कहते अच्छा ये चंद बातें बताते थे, फिर हुँ, कहते थे यार ऐसा करो, मैं किसी सीनियर से बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और मैं कहता था ये पूरी दुनिया को बताते हैं, लोग आते हैं इनके पास गाइडेंस के लिए, इसके लिए उसके लिए ना, बड़ा हुँ, जो भी, और वो उनको बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, और हम बेटे इनके, बच्चे इनके, और हमसे कहते हैं कि आगे किसी। तो फिर ऑब्वियसली जब थोड़ा मेच्योर हो गए और बड़े हो गए, तो फिर आइडिया यही हुआ, इस चीज़ का हुआ कि बात थी कि वो तो कहते थे मुझे तो आइडिया ही नहीं है तुम्हारे करियर का, हुँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि फील्ड कहाँ जा रही है, हाँ, मैं तो एक किसी और इंडस्ट्री का बंदा हूँ। और मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि भाई अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसे मैनेज करो, कम्युनिकेशन क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है,
किन किन चीज़ों को तुम्हें देखना चाहिए फ्यूचर के अंदर। बल्कि हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से हम खुद यहाँ पे हैं स्वीडन में, वो कहते थे रिजवान से बात करो जाके। और मैं कहता था रिजवान भी कोई इतने सीनियर थोड़ी है तो लेकिन ये पता चलता था कि भाई ऐसी बात है, रिजवान भाई को मेरे वाले साहब से तो बहुत ज़्यादा पता था क्योंकि उस फील्ड के थे वो। हुँ, तो रेलेवेंसी बहुत काउंट करती है, और प्लीज बिल्कुल। हर हुँ, बंदे के मशवरे के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उसने ये कह दिया था और उसने वो कह दिया था। आपको क्रेडिबल रिसोर्सेज चाहिए, आपको वो उन लोगों से बात करने की जरूरत है जिनका दिन और रात इसी में खर्च होता है, ताकि वो आपको बता सकें कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ऑल दो एक मैं एक और भी पॉइंट ऐड करूंगा, वो ये कि क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो इसमें जो रोल है ना एज अ कंसल्टेंट का रोल, मैं अपने आप को जीसीसी रियल एस्टेट विजर्ड लिखता हूँ। तो विजर्ड लिखने का मेरा रीज़न यही है कि मैं कंसल्टेंट नहीं लिखता, क्योंकि वो रोल जो है वो बिल्कुल ही मतलब जो गलत लोग आए हैं उन्होंने उसको बिल्कुल ही स्पॉइल कर दिया, और ऐसे स्पॉइल किया है कि वो सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि भाई उनकी एक सेल हो जाए, हुँ, उनकी एक सेल हो जाए, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि पैसे जो है ना वो डेवलपर पे नहीं करता अपने जेब से, पैसे जो है वो एंड बैक यूजर होता पे है। करता है, हुँ, जो कि खरीदता है। तो बिल्कुल। आपको जो रिलेशनशिप चाहिए वो अपने इस कस्टमर की चाहिए, क्योंकि अगर ये मिल गई आपको तो आपको ज्यादा रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, हुँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ये जब आप किसी को भी अप्रोच करते हैं तो वो यही कहता है कि अच्छा हाँ इससे अच्छी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, हाँ इससे अच्छी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। और यहाँ पे हम क्योंकि उस प्रोसेस से पीछे गुजर कर आए हुए हैं, और यहाँ हाँ, पे हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जब हम इसने एज अ क्या कहते हैं पोस्टमार्टम कर दिया है और पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि आपको इम्पार्शियल एडवाइस दी जाए जो कि बिल्कुल। आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि गैप नॉलेज का जो है ना वो आपका है। हाँ, और और यहाँ भी ऐसे ही प्लीज है, प्लीज इधर भी ऐसे ही है। प्लीज हुँ, मार्केटिंग हाइप पे मत जाइए, हाँ, प्लीज। इधर भी ऐसे ही मार्केटिंग जो यहाँ पे हाइप भी का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, जो यहाँ पे भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं बहुत सारे, उनका भी यही जो है ना प्रेशर होता है कि बस बाय नाउ, क्योंकि आगे जो है ना फिर आपको मौका नहीं मिलेगा खरीदने का। तो वो इतना प्रेशर करते हैं लोगों को। ऑफ कोर्स वो एक तरह से सेल्समैन होता है ना, तो उनको तो सेल करनी है। लेकिन फिर यहाँ पे जो है कस्टमर एडवोकेसी और कस्टमर का जो रिलेशनशिप बिल्डिंग, ट्रस्ट एडवाइजरी, वो सब जो है साइड में हो जाता है। तभी तो गलत इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है ना। हाँ, आप बिल्कुल। ये खुद सोचिए ना, आप जो लोग परेशान घूम रहे हैं वो हुँ, किसी वजह से घूम रहे हैं, क्योंकि जो रियल एस्टेट के लोग थे उन्होंने गलत एडवाइजरी की थी, और वो गलत एडवाइजरी जो है वो उनको पे कौन कर रहा है, इवेंचुअली वही कस्टमर पे हुँ, कर रहा है। तो जो बिल्कुल, आपका नॉलेज का गैप है वो किसी ने फिल किया और आप फंस गए उसके अंदर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये वही रिवर्स वाला काम है ना, ये हुँ, पूरा रिवर्स करने वाला काम है कि आपका इवेंचुअली आपको पता होना चाहिए कि भाई कस्टमर है सब कुछ, राइट। डेवलपर कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज पसंद को नंबर्स के साथ मिक्स मत करें। हुँ, ये भी मैंने लोगों को देखा है कि वो मुझे पसंद आ गया है, मुझे पसंद आ गया भाई, 50,000 पाउंड तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा, 40,000 पाउंड तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा, 20,000 पाउंड तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा। भाई देख लो, देख लो, हुँ, आज तो पसंद आ रहा है, लेकिन इस वक्त आ रहा है पसंद, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं आएगा। हुँ, जब क्योंकि जेब जब पे आप भारी इंफॉर्मेशन पड़ेगा। किसी चीज की आप ले लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली पसंद आना शुरू हो जाता है आपको। हाँ, और फिर अगर आपने सोच लिया कि मुझे लेना है तो अपने आप को आप कैसे लेके जाएंगे कि मुझे नहीं लेना, कैसे लेके जाएंगे? तो एक फैसला करने के बाद फैसला चेंज करना दुनिया का हुँ, सबसे मुश्किल काम है, अपने आप को, अपना दिमाग चेंज करना। तो ये साइकोलॉजिकल एंगल्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी साइकोलॉजी खरीदते हुए कैसे बिहेव करती है, और कैसे ही आप अपनी इमोशंस के थ्रू गलत फैसला कर लेते हैं बिल्कुल। हुँ, इस चीज को इग्नोर करके कि जी असल में रियलिटी क्या है। सो ऐसा इस होता पे है, भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो बस आई तो थिंक यही वी है, आर ठीक डन। है। ये अच्छा हो गया सेशन। ज़बरदस्त। इसमें मेरे ख़्याल में हम एक कभी एपिसोड ऐसे भी करेंगे जिसमें हम थोड़ा साइकोलॉजी ऑफ बाइंग के ऊपर बात करेंगे, कि जो बाइंग इंटेंट होती है किसी भी इंसान की, वो किस तरह डेवलप होती है, उसमें क्या इंसान की साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, और उसमें कौन से हिडन बायसेस हैं जो आपको एक एक अच्छा डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। तो और मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि मुझे नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन वो मेरा अपना बायस था। और वो क्योंकि एक कहते हैं ना ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो आप नहीं देख रहे होते, और आप जानबूझ के नहीं देख रहे होते, क्योंकि आपका बायस जो है वो आपको फोर्स कर रहा होता है। तो कभी हम इस पे एक बात कर लेंगे पॉडकास्ट के ऊपर कि भाई ये जो फिलॉसफी ऑफ बाइंग है, ये किस तरह डेवलप होती है, इंसान की क्या साइकी है। क्या क्या टॉपिक निकाल के लाते हाँ। हैं आप यासीन।
ये कॉग्निटिव बायसेस जो आपकी ब्लाइंड स्पॉट हैं एज अ बिल्कुल। ह्यूमन, वो किस तरह से प्ले कर रहे हैं, इस वक्त भी प्ले हो रहे होंगे, हम बातचीत कर रहे हैं बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल। दूसरे, तो हर वक्त एक्टिव हैं वो। तो वो कौन कौन से बायसेस हैं और कौन कौन से बायसेस को आप किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, हुँ। तो उस पर भी एक बिल्कुल सेशन करेंगे। ये मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है, उसमें मुझे मज़ा आता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसी कौन-सी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप गलत फ़ैसला कर लेते हैं। हाँ ऑफ़ हाँ, कोर्स उसमें बिल्कुल बायस सबसे बड़ा एक फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पे ये हम मेरे ख़्याल में नेक्स्ट एपिसोड इसी पे कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो इस पे हम कर लेते हैं। तो हाँ। मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त आपने एक ज़ख़ीरा शेयर किया है इन्फॉर्मेशन का, और ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा मुफ़ीद होगा, जो या तो कर बैठे हैं गलती, या हो सकता है वो इस गलती के प्रोसेस में हो। तो हो सकता है ये पॉडकास्ट उनको हेल्प करे उनके उन फ्लैग्स को ऑन करने के लिए। हमारा मकसद ऑफ कोर्स ये नहीं है कि आपको डराएं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको एजुकेशन दें, ताकि आप उस एजुकेशन को यूज़ करके अपने लिए एक बेहतर फ़ैसला करें, ताकि फिर आप उस तरह की गलती से बचें जो अक्सर लोग कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो कोई आखिरी थॉट बिफोर वी रैप अप? एक और टॉपिक दिमाग में आया आपसे बात करते हुए, इमोशंस पे भी बात करेंगे। एक ये तो उसी से आपने रिलेटेड है ना, बायस इमोशंस से और बात करेंगे, हाँ। और एक इमोशंस, कितनी तरह के इमोशंस होते हैं, और हुँ, बायसनेस एक अलग अलग कॉग्निटिव गेम है पूरा, जो कि हर वक्त रहता है, वो पीछे से आ रहा होता है, और हुँ, उसने उसने शीशे लगाए हुए होते हैं चारों तरफ। हाँ। अब जो इमोशंस हैं, मतलब फ्राइडे को खरीदना चाहिए, बेगम से लड़ने के बाद खरीदना चाहिए, या बेगम से दोस्ती करने के बाद खरीदना चाहिए, हाँ, वो आपके इमोशंस किस तरह से प्ले अराउंड करते हैं इन चीज़ों बिल्कुल। पे। तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो आप तो इसको रैबिट होल में ले गए और ये हम जो है ना बिल्कुल रियल स्टेट को कर कहीं और देंगे, क्या लेके जा कहते रहे हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ ठीक जो है, है वो कर देंगे, जबरदस्त कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त, ज़बरदस्त। ये दिमाग में मेरे आया था। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।